रोहित से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ जनता सोच रही है, जनता का क्या रिएक्शन है। रोहित, क्या जनता का क्या रिएक्शन अब सामने आ रहा है? क्योंकि देखिए बजट पेश किया गया है और इसमें बजट वाराणसी काशी के लिए जो है वो खासा ध्यान जो है वो रखा गया है। एक मेडिकल कॉलेज भी कहा जा रहा है कि जिले में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा लिफ्ट को लेकर भी बजट जो है वो पेश किया गया है। क्या कुछ अब लोगों का रिएक्शन इसको लेकर नजर आ रहा है रोहित? खुशी वाली मिश्रित प्रक्रिया है। खुशी वाली मिश्रित शब्दों पे ध्यान दीजिए। खुशी इस बात की है कि चलिए कुछ मिला है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग प्रतिक्रिया देते हैं तो कहते हैं यहाँ पे तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र महीने में आते हैं, जितना लोगों को चाहिए उससे ज्यादा फुहार छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए उन लोग के लिए बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग खुश हैं। खासकर मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से बजट जो है एलोकेट हुआ है और रोपवे के लिए भी 100 करोड़ रुपया अलग से जो है एलोकेट हुआ है। उसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो तमाम चीजों को अपग्रेड किया जा रहा है उसके लिए भी अपग्रेड किया गया है। तो चूंकि धार्मिक नगरी है और धार्मिक के साथ साथ ये पर्यटन में भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है, तो इन सब नजरिए से यहाँ के लोगों की एक निश्चित प्रक्रिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अस्सी घाट पे ही। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, आज का जो बजट पास हुआ है खासकर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काफी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बनारसी होने के नाते क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये बहुत बढ़िया है और बजट जो पास हुआ है ठीक ही है। और जनता भी अपना जो बजट है आय का वो भी इन धार्मिक क्षेत्रों में निश्चित रूप से देना चाहिए। जो बड़े लोग हैं देश के, उनको विश्वनाथ मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, मथुरा के लिए, प्रयाग के लिए, जहाँ जहाँ धार्मिक क्षेत्र है उस पर निश्चित रूप से सरकार का बजट तो अपने जगह है और पब्लिकली बजट भी आना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। आपको क्या लगता है जो ये बजट हुआ है धार्मिक कार्यों के लिए तमाम चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, एक आम नागरिक होने के नाते क्या? देखिए जैसा भी है लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारा अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो धर्म को बचाने के लिए जो भी कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, खास कर नरेंद्र मोदी जी जो बनारस के संसदीय क्षेत्र सांसद हैं और जो इन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में अपना योगदान किया है, सरकार के द्वारा योगदान करा रहे हैं और विश्व पटल पर बनारस ही नहीं अपितु बनारस के जरिए पूरे विश्व को एक प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस बहुत सराहनीय है। और हम यहाँ के लोग, आप लोग जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोगों को आदत सी लग गई है कि बार बार वो कुछ देते रहते हैं फुहारा, ऐसा कुछ नहीं, वो आदत है हम लोगों की, क्योंकि वो हमारे लिए हैं ही, हमारी जनता के लिए हैं, उनकी आदत लगी और उसमें एक और मेडिकल कॉलेज जुड़ गया है तो इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में अच्छा काम होना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे काशी, एक महिला होने के नाते आप बजट में क्या कहेंगे? हालांकि लोग कह रहे हैं महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन आम नजरिए से देखा जाए तो कैसा है बजट? ये सर बजट तो ठीक है, महिलाओं के लिए भी कार्य जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मोदी सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इस बात के लिए कि जैसा भी कार्य करते हैं सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो। धार्मिक क्षेत्रों में भी और बाकी सारे क्षेत्रों में रोजगार भी, लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ही कोई रोजगार नहीं होता है, और भी सारे रोजगार मिले, जितने भी सब कार्य किए जा रहे हैं उसमें किसी न किसी को लगाया ही जाता है कार्य के लिए, तो उसमें उनको रोजगार भी मिल रहा है। बाकी सब हम लोग के लिए तो ठीक है। देखिए, महिला होने के नाते इन्होंने एक बड़ी बात कही, रोजगार की बात। क्योंकि देखिए जब भी हम रोजगार की बात करते हैं तो लोग सरकारी नौकरी की ही बात करते हैं, लेकिन चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार, यदि हम देखें तो इतने ज्यादा अवसर मिले हैं कि पॉकेट में एक ईमानदारी से काम करके पैसे आने का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा खुला हुआ है। और इस बजट में भी तमाम चीजें हैं, चाहे किसानों के नजरिए से देखिए, चाहे आम आदमी के नजरिए से देखिए, सभी के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ है। और रही बात बनारस की बात करें तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ काफी कुछ है। और ऐसे में सबसे जो प्लस पॉइंट, जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज इस बार बनारस में बजट को में मिला है वो है मेडिकल कॉलेज का। बिल्कुल रोहित, ये बड़ी बातें देखिए, लोग जो है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से धीरेन्द्र द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब चूंकि देखिए बहुत बड़ा कहा जाए कि फोकस जो है वो किया जा रहा है और बहुत बड़ा एक जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में होने वाला है और इसी को लेकर एक बड़ा बजट भी सरकार की तरफ से दिया गया है। इसको लेकर तमाम साधु संत जो है उनका क्या कुछ कह रहा है, क्या रिएक्शन इस पर अब सामने आ रहा है? देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है और प्रदेश के नहीं पूरे देश के संत महात्मा इस समय संगम की रीति पर आए हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं और कठिन तप कर रहे हैं। इस समय विभिन्न प्रदेशों से, अपने प्रदेश के नहीं, प्रदेश के अलावा भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमाम ऐसे प्रदेशों से भी यहाँ पे संत महात्मा आए हुए हैं। और जिस तरीके से
2025 में कुंभ का आयोजन होना है और यूपी सरकार ने उसके लिए 2,500 करोड़ का बजट आज पेश किया है। तो किस तरह से साधु संत इस कुंभ को लेकर क्या सोचते हैं? आज महाराज जी यूपी गवर्नमेंट ने कुंभ को लेकर 2,500 करोड़ का बजट पास किया है, क्या कहें? वो तो अच्छी बात है, वो तो करना ही पड़ता है। जो सब ये दुनिया के सब साधु संत यहाँ आते हैं, उनकी तो व्यवस्था होती है, हम पब्लिक की ही व्यवस्था होती है, ये करना पड़ता है। और ये बहुत बढ़िया ये व्यवस्था होने वाली है। जगह जगह में स्वच्छता सब व्यवस्था हुई है, होने वाली भी है। ये तो जरूरी है। ये सरकार, यूपी सरकार ने बहुत बढ़िया किया है। महाराज जी, आप प्रयागराज के रहने वाले, 2019 का कुंभ भी आप देखेंगे और ये इस बात का जो नाम लेना है कुंभ का ट्रायल कहा जा रहा है और अनेक जगह आज कुंभ को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने किया है, तो क्या इस मेले के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेले को आयोजन को देखते हुए दिन प्रतिदिन अभी भी माघ मेला चल रहा है और माघ मेले का जो आयोजन देखा जा रहा है, इसकी भव्यता को देखते हुए मैं सोच रहा हूँ इससे कई गुना ज्यादा हमारा माघ मेले से अच्छा महाकुंभ होगा और कई गुना ज्यादा अच्छा, क्योंकि वहाँ पर संत इससे कई गुना ज्यादा यहाँ पर एकत्रित होते हैं। देश विदेश अन्य आदमी, अंतर्राष्ट्रीय संत लोग, श्रद्धालु सारे भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और सभी की सुव्यवस्था होना हमारी सरकार की विशेष जरिया। कुंभ को आज बजट पेश हुआ है, महाराज जी क्या करें? जय श्री कृष्ण भगवान। तीर्थ राज्य प्रयागराज है तो यहाँ कुंभ लगना स्वाभाविक ही है। तीर्थ का तात्पर्य ही है कि लोगों को तारना, इसलिए लोग तरने की भावना से यहाँ आते हैं। तो यहाँ जो तीर्थ हैं उनको बचाने के लिए बजट हर तरीके से कार्य करे। हम चाहते हैं कि जो हमारे जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय, द्वादश माता और बहिर्वेदीय, अंतर्वेदीय, मध्यवेदीय परिक्रमा स्थल हैं, जितनी धरोहरें हैं वो बचाई जाए। और खास करके उसमें जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक श्री हंस भगवान की जन्मभूमि है, पौराणिक हंस तीर्थ, जिसे उत्तर प्रदेश शासन ने पर्यटन अथवा दर्शनीय स्थल घोषित किया हुआ है 2013 में भी 2020 जी। रोहित महाराज जी को कैमरे के सामने लाइए जी। संध्यावट और संकट समाधि का स्थान है, वो प्राचीन और पौराणिक धरोहर को अवश्य ध्यान में आकर्षित करके उसे उद्भाषित करे, क्योंकि शंकर शर्माधो संध्यावट के नीचे हैं और साथ में वहीं हंस तीर्थ मंदिर, हंसकूप इत्यादि धार्मिक धरोहर भी हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि जो पंचकोशीय परिक्रमा में आने वाले तीर्थ हैं, जैसा कि शास्त्रों ने बताया भी है, प्रयाग महात्म्य शताध्यायी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी इत्यादि शरीके उपनिषदों ने लिखा है, उन तीर्थों पर विशेष ध्यान दिया गया। तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जा रहा है और जिस तरीके से 2025 में कुंभ हो रहा है, आप बिना काले से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, तो क्या कहना है? यूपी सरकार इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी और भारी बजट पेश किया है। पहले तो यूपी सरकार को, खास करके यूपी सरकार के सीएम को, योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने साधु की रक्षा किया है और मेले को देख करके हमारे देश की बजट अच्छी बात है। देखिए, निश्चित तौर से जो साधु संत है उसमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जैसे 2019 में जिस तरीके से कुंभ हुआ था तो प्रयागराज शहर की पूरी तस्वीर बदल गई थी। दिव्य और भव्य और अलौकिक कुंभ हुआ था और 2025 का जो ये महाकुंभ के रूप में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। तमाम ऐसे निर्माण कार्य है, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे फ्लाईओवर का हो, तमाम ऐसी प्लानिंग है जो पहले एक साल पहले से शुरुआत। बिल्कुल, देखिए दिव्य और भव्य अलौकिक कुंभ का आयोजन किया गया, लेकिन दिव्य और भव्य प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में भी की गई है। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेश अयोध्या से जो है वो जुड़े हुए हैं। रूपेश, इस वक्त देखिए कहा जाए कि अयोध्या पर खासा फोकस सरकार के द्वारा किया गया है, तो क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं वहां पर नजर आ रही हैं और स्थानीय साधु संतों का क्या कुछ कहना है? अयोध्या में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बजट जो है वो अलॉट किया गया है, न सिर्फ पूरे अयोध्या के विकास के लिए बल्कि अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के विकास के लिए और बाकी भी योजनाओं के लिए जो है वो बजट अलॉट किया गया है, क्या कुछ लोगों का कहना है इस पर? सरकार ने जो यूपी में के इतिहास के वजह पर इसको पेश किया है और यहाँ के जो साधु संत हैं बहुत ही उनका में बहुत खुशी का माहौल है। इस तरह बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में जब भी योगी जब यहाँ आते हैं कुछ न कुछ सौगात भी देखे जाते हैं। देखा जाए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो पूरा अयोध्या सज रही संवर रही है, जिस तरह से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है वो भी अच्छा हुआ है। और जिस तरह हम बात करें यहाँ पर जिस तरह से बजट पास हुआ है उसको लेकर संतों में बड़ा खुशी का माहौल है। तो कुछ संत में मौजूद उनसे बात करेंगे, आपको सुनाएंगे कि इनका क्या कहना है इस तरह बजट पेश हुआ है। बहुत ही सराहनीय बजट है और ऐतिहासिक बजट।
इस ऐतिहासिक बजट में भी अयोध्या के लिए 100 करोड़ का जो सौगात दिया गया है, इसके लिए अयोध्या के संत समाज की ओर से, अयोध्या के जनमानस की ओर से सरकार को बहुत बहुत आभार और साधुवाद देना चाहता हूँ। अयोध्या के विकास कार्य किया जा रहा है, विकास के सर्वांगीण विकास में यह भी एक कड़ी बन करके और 4 चांद लगाने वाली। बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से जो इसको जो पर्यटक जो केंद्र बनाया जाएगा, जो कि सरकार बनाने की तैयारी में, तो और क्या चाहते हैं अयोध्या के लिए आप लोग? अयोध्या की जो डेवलपमेंट किया जा रहा है पर्यटन के दृष्टिकोण से, क्योंकि संपूर्ण भारत के लोगों और संपूर्ण सनातनियों के एक हर्ष है कि वह भगवान के दिव्य और सर्वश्रेष्ठ मंदिर में भगवान का दर्शन करके अपने आप को सफल करे। जो 500 वर्षों का जो संघर्ष था वह समाप्त होकर के जो भगवान अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए, उनके दर्शन करने के लिए और पूरे विश्व के लोग अयोध्या आकर के और अयोध्या आने वाले हैं। इसलिए इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। जितना सराहना किया जाए उतना कम। और भी संवेदनशील मौजूद से बात करेंगे। जिस तरह बात की जाए तो यहाँ जो बजट है वो कैसा बजट है, कैसा लगा बजट आपको, और अयोध्या में और क्या चाहिए आपको? तो अयोध्या में सब कुछ मिला है। हमेशा जो है योगी सरकार जब भी अयोध्या में योगी जब भी आए हैं कुछ कुछ सौगात दे गए हैं। आज बड़ी सौगात उन्होंने दिया अयोध्या को, एयरपोर्ट के लिए, यहाँ पे विस्तारीकरण को लेकर बात की जाए, यहाँ सौदीकरण को लेकर बात की जाए तो बड़ी सौगात दिया। तो इससे बात की जाए जो बजट आया है कैसा लगा आपको? इस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र अयोध्या तीर्थाटन करने वाले बहुत सर्वाधिक मात्रा में आ रहे हैं और पूरे विश्व का नजर अयोध्या पर है। तो अयोध्या को एयर मार्ग से जोड़ना जरूरी था, जिसको सरकार ने किया, और उसका डेवलपमेंट बहुत आवश्यक था, इसलिए 150 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया। 100 करोड़ अयोध्या के पर्यटन के विकास के लिए दिया गया। तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा, पर्यटन भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उद्योग है और इससे उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर लाभ होगा। अयोध्या वासी भी खुश हैं और उत्तर प्रदेश का ये मेगा बजट है जिससे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर स्थापित होगा और सर्वांगीण विकास होगा। तो सुन रहे हैं जिससे संतों कहना है ये जो बजट आया है वो मेगा बजट है और ये जो इस तरह से योगी सरकार कार्य कर रही है वो अच्छा कार्य कर रही है। जिस तरह से पर्यटकों के लिए और यहाँ पे जो एयरपोर्ट की बात की जाए उसके लिए भी विस्तार करने के लिए पैसा दिया है योगी सरकार ने, वो बहुत अच्छा किया है। और कुछ अयोध्या के लिए योगी सरकार करती आई है। हमेशा योगी सरकार ने अयोध्या को सोचा है और जब भी योगी सरकार बजट की बात की जाए, यहाँ पर आने की बात की जाए, जब भी योगी यहाँ पे आते हैं तो कुछ सौगात दिए जाते हैं। तो अयोध्या जो सज रही सवाल है, ये जो विकास कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो बजट मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। तो इसको लेकर के साधु संतों में बहुत खुशी का माहौल है, यहाँ के साथ बहुत खुश है। बिल्कुल खुशी का माहौल है। और देखिए बात की जाए प्रयागराज में महाकुंभ की, अगर धीरेन्द्र हमने देखा कि किस तरह से टेंट सिटी का वहां पर निर्माण किया जाता है, एक बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं वो देने का प्रयास किया जाता है और इसी वजह से आप देखिए कि कितना बड़ा बजट जो है वो अलॉट किया गया है। 2500 करोड़ रुपए इस महाकुंभ के लिए सरकार के द्वारा दिए गए हैं। और ऐसे में जो तमाम, क्योंकि महाकुंभ एक ऐसा जो कहा जाए कि महापर्व इसको कह सकते हैं है, जो कि न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर तमाम मेहमान पहुँचते हैं, जिनका ख्याल रखना जो है वो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है और इसी वजह से इतना बड़ा बजट जो है वो अलॉट किया गया है। धीरेन्द्र, देखिए, अगर हम पिछले कुंभ की बात करते हैं, जो कुंभ लगा था 2019 में, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से यूपी सरकार ने 2019 में कुंभ कराया था, उसको लेकर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो चाहे सड़क की कनेक्टिविटी हो, एयर की हो या जल की, तीनों तरह की कनेक्टिविटी यहाँ शहर से मिली थी। कई ऐसे फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था, कई सड़कों का चौड़ीकरण हुआ था और कई हाईवे का निर्माण भी कराया गया था, जिससे कि जो श्रद्धालु आए हैं सुगमता से यहाँ पर आए और गंगा स्नान करें और अपने घरों को चले गए। लेकिन अब इस बार 2025 में महाकुंभ लग रहा है, उसको लेकर अभी से जो ये माघ मेला लग रहा है, ये देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला संगम की रेती पर लगता है, तंबुओं का शहर बसता है और जो 2025 का कुंभ है उसी के ट्रायल के रूप में इस बार का मेला कराया जा रहा है। तो उसके कई अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं कि भीड़ को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, लोग यहाँ पर आएंगे तो किस तरह से सड़क का चौड़ीकरण किया जाए, फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। इस तरह कुंभ के नाम पर जहाँ पर संगम की रेती पर तंबुओं का एक नया शहर बसना था, लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहर का भी इसी कायाकल्प हो जाता था। कई तरीके के ऐसे स्थायी जो निर्माण हो रहे हैं तो उसके लिए जो शहरवासी हैं, आसपास के जिले के लोग, आने जाने वाले लोग हैं, उनको उसका फायदा मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। तमाम ऐसे धार्मिक संगठन है
जो तमाम ऐसे पर्यटक स्थल है जो लगातार अब उसको जागृत किया जा रहा है। अब इसके लिए जो साधु संत है और सरकार दोनों संयुक्त रूप से अभी प्रयागराज में ही पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। आज 5वां दिन है उसका, 5 दिन का ये था। 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक पंचकोसी परिक्रमा, प्रयागराज पंचकोसी परिक्रमा की जा रही है, जिसमें 12 माधव का पूरी परिक्रमा होती है। आसपास के जो धार्मिक स्थल है वहां पर साधु संत जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको पुनः जागृत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ अगर पर्यटन का बढ़ावा मिलता है तो रोजगार भी मिल जाएगा वहां लोगों को। यही सारे उद्देश्यों को लेकर यहाँ साधु संत के साथ सरकार भी काम करना अभी से शुरू कर दिया है। और एक भारी बजट जो सरकार ने आज दिया है महाकुंभ के लिए, निश्चित तौर पे ये कुंभ के लिए एक भारी बजट होगा और यहाँ पर तो देखिए तमाम साधु संतों के साथ आम लोग भी आपके पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि बड़ी संख्या में बजट जो है वो अलॉट किया गया है और पूरे ओवरऑल अगर बजट को भी देखा जाए तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की अब सामने आ रही है इसको लेकर? हमने साधु संतों से बात किया और साधु संतों की प्रतिक्रिया बताई। हमारे साथ तो शाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुंभ को लेकर एक भारी बजट आज पेश किया गया, क्या कहिए आप? बहुत बहुत सभी को साधुवाद, हर हर महादेव, जय प्रयागराज। पहले जब हम सब आते थे प्रयागराज में कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, और आज ऐसे लगता है कि मौसम करोड़ गणकोण जननी राजा नैवात शुक्लम शुक्लम बलम्बा संदृश्यते न किंतु सहायतो में तस्मात्मेव करणम मम देवदेवम। आज ऐसा लगता है कि हम सब प्रयागराज में नहीं है, आज हम सब बैकुंठ में हैं। इतनी सुविधा, इतनी अच्छी व्यवस्था, हर जगह पानी की व्यवस्था, हर जगह बाथरूम की व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, हर जगह प्रसाद की व्यवस्था, बहुत बहुत योगी सरकार के बजट पे अगर हम बात करें तो कुंभ को लेकर एक बड़ा बजट 2,500 करोड़ का बजट आज कुंभ के लिए दिया सरकार दे रही है, तो क्या कहना है? इसके लिए बहुत अच्छा है और जो बजट है अच्छे कार्य के लिए ये प्रयागराज में इसका सुचारू रूप से यहाँ निर्माण होगा और आने वाले समय में 2025 का कुंभ है अभी से इसकी तैयारी चल रही है और आने वाला जो महाकुंभ है और भव्य और रूप धारण करेगा। आपका क्या कहना है महाराज जी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से जो आम युवक भी यहाँ पर आए हुए हैं, नवयुवक हैं, वो भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? बजट करोड़ों हजारों में नहीं लाखों में पास कर दिया जाए तो व्यर्थ निकलेगा। व्यवस्थाएं कितनी भी बना दी जाए वो व्यर्थ निकलेगा। व्यर्थ होने का क्या कारण है कि गंगा यमुना प्रदूषित हो रही है। यहाँ पर पानी की, लैट्रिन की, बाथरूम की, रहने की सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन एक बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए प्रशासनिक जो सवाल उठा रहे हैं स्थानीय प्रशासन पर, लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर ODF है, पूरे मेले में शौचालय क्या करेंगे जहाँ का प्रशासन गया है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रदूषित नदियों की बात आई है तो लगातार इस पे सरकार काम कर रही है और गंगा यमुना को शुद्ध जल यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिले उसके लिए भी भारी बजट पेश यहाँ पर दिया गया है और उससे सरकारें काम कर रही हैं। अगर हम स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं तो लगातार उसे मॉनिटरिंग की जा रही है और जो स्थायी निर्माण हो रहे हैं वो स्थायी निर्माण, कई निर्माण को शुरू कर दिया गया है, जिसमें फ्लाईओवर है, सड़क का निर्माण है। शहर का सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रयागराज शहर कई जगहों पे घनी आबादी का है तो वहां पर चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जो जग में आ रहे हैं उस मकान को भी तोड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया है, अब जो कार्य चल रहे हैं उसमें अब तीव्रता जरूर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र, और रूपेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा बजट अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो वहीं पर अयोध्या, काशी और इन तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उन पर विकास का फोकस किया गया है। महिलाओं के लिए वापस से निराशापूर्ण बजट रहा। बस सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें रहती हैं इनके बजट में, और जब महिलाओं के लिए कुछ करने की बात आती है तो धरातल पे कुछ भी नहीं दिखता है। महिलाएं आज सबसे ज्यादा निराश अपने आप को महसूस कर रही हैं। MSME का ढकोसला देकर के महिलाओं से उनके पास जो था उसको भी छीना गया है। आज इनकी 13 साल की टोटल सरकार अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ मेज थपथपाने के अलावा इनके हाथ में और कुछ भी नहीं। बजट पूरा खोखला है। इसमें जनहित को जो फायदा होना चाहिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सब बजट में हवाई है। जो पहले बजट लाए थे वो भी खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट आया, फिर बजट आ गया है। तो इसलिए
इस बजट लोक लुभावना और 2024 को दृष्टिगत रखते हुए लाया गया है लोकसभा चुनाव। सरकार की बातें निराधार हैं और सरकार द्वारा जो सरकार के वित्त मंत्री माननीय खन्ना जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट से इस प्रदेश के किसानों को भला नहीं होने वाला है। ये प्रदेश किसानों का देश, जब तक हमारे देश और प्रदेश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता। बड़े बजट की जो लोग ढोल पीट रहे हैं, उस बड़े बजट में मजदूर के लिए क्या है, किसान के लिए क्या है, बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या है, छुट्टा जानवरों के लिए क्या है, गौशालाओं को ठीक करने के लिए क्या है, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है ये बजट। और मैं समझता हूँ इस बजट से केवल विपक्ष के लोग नहीं आज दुखी थे, सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे थे वो सो रहे थे। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का आम जनमानस इस बजट को सुना और वो दुखी है। पूरा केवल सत्ता या विपक्ष, पूरा सदन पूरी तरह से निराशा की स्थिति में था। जब बजट रख रहे थे वित्त मंत्री जी, तो आप देखे होंगे कि हमेशा जो उत्साह होता है सत्ता पक्ष के बीच में वो कहीं से देखने को नहीं मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि ये बजट ना तो नौजवानों के लिए है, ना तो किसानों के लिए है, ना बेरोजगारों के लिए है, ना उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए है। इस बजट से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। अगर इसमें जाति जनगणना का प्रावधान किया गया होता तो शायद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और सबका साथ और सबका विकास का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो कहीं पर भी इसमें दिखाई नहीं देता है। प्रदेश की जनता के लिए, विशेषकर किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए बिल्कुल निराशाजनक बजट है। और मेरा ये मानना है कि पूरे सदन ने इसको निराशाजनक माना। इसीलिए बजट के 1 घंटा 10 मिनट में जो माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से भी कोई उत्साह नहीं था। 2024 में सब लोग बीपी चेक कराएंगे। जनता के लिए बजट है और हम निषादों के लिए बहुत विशेष है। आज 70 साल तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम निषाद राज के नाम पर, मछुआ प्रधानमंत्री संपदा योजना के नाम पर और फिश एक्वा पार्क के नाम पर आ रहा। और ये बजट जो हमने वादा किया था जनता के हितों के, जनता के विकास के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए जनता के लिए बजट है। एक पहले धारणा प्रदेश में आबकारी विभाग की रहती थी कि हम कंजम्पशन स्टेट हैं, लेकिन अब वो धारणा को बदल के हम उसे प्रोडक्शन स्टेट की ओर ले जाना चाहते हैं। आज आप इथेनॉल का अगर प्रोडक्शन देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इथेनॉल का उत्तर प्रदेश पूरे देश में कर रहा है। ऐसे ही अगर डिस्टिलरीज का हम देखें, आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टिलरी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और जो प्रोसेस में है, जो काम लग रही हैं, जो उसको भी अगर हम जोड़ लें तो करीब करीब अगले 6 महीने में हमारे प्रदेश में 100 से ज़्यादा डिस्टिलरीज हो जाएंगी। आज पूरा बूम एक आया हुआ है। आज आपने देखा होगा कि अयोध्या जी की सड़कों पर, काशी की सड़कों पर जिस तरह से श्रद्धा का सैलाब उमड़ा पड़ा है। अभी 25 में हमारा महाकुंभ आने वाला है। जो भीड़ आज उत्तर प्रदेश में आ रही है उसके लिए हम बेहद सुविधाओं का हम किस तरह से उनको व्यवस्था दें, उनको सुविधा दें, किस तरह से हम वहाँ की सड़कों को ठीक करें, वहाँ के होटल, गेस्ट हाउस, अन्य सुविधाओं को किस तरह से हम करें, वो हमारे उसके लिए बजट में हमने प्राविधान किया है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा विभाग है उसको भी जो हमारी शेष 59 ITI है, पिछली बार हमारी 150 ITI को उन्नयन के लिए हमको बजट मिला था। जो हमारी 59 शेष ITI हैं उनके लिए हमको बजट मिला है और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक शानदार काम हमारा विभाग कर रहा है और भी अधिक परिश्रम के साथ हम काम करें। बयानों से विपक्ष की हताशा साफ नजर आती है। आज हमने उत्तर प्रदेश की क्षमताओं को विस्तार किया, उत्तर प्रदेश को समृद्धि के रास्ते पे आगे ले गए, उत्तर प्रदेश में को रोजगार परक प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, उद्योग लगाए। तो हमें कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से जनता की कसौटी पर खरे उतरे। देखिए 2024 के बजट की बड़ी बातें आपको बता दें। 24 बड़ी बातें देखिए। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 2024-25 के लिए 7,36,000 करोड़ रुपए का बजट। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपए का ऐलान। और देखिए इसके अलावा बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा अगर बात की जाए तो 3.46%।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 322 करोड़ रुपए का ऐलान। वाराणसी मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ साथ देखिए असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये प्रमुख बातें 2024 के यूपी के बजट की अगर बात करें, देखिए राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपए, टैबलेट स्मार्टफोन वितरण के लिए 4000 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए, राजमार्गों के चौड़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपए, धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए देखिए बजट जो है वो अलॉट किया गया है। तो ये 2024 के बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट चल रही हैं। यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट चल रही हैं। सड़क निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए की धनराशि, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 400 करोड़ रुपए, चीनी मिल नवनिर्माण पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। तो यूपी बजट 2024 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किसानों के लिए, किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए, अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। विधानसभा में बने